हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, वो हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं, उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू की संख्या बढ़ा दी है और आज हम लोग करने वाले हैं आपके 30 एमसीक्यू जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीओ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी करने हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जब हमने क्लास की थी वो हमने लेखांकन के एमसीक्यूज पर की थी। यदि आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो वो भी क्लास अटेंड कर लिए जा करके, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की मैराथन क्लास में मिल जाएगी, उसको भी आप दे सकते हो। क्लास के अंत में एंड स्क्रीन पे मैं वो क्लास भी आपको लगा दूंगा, उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ हमारे ऐप के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे, तो जो भी साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी माध्यम ये कोर्स, जो मात्र आपको 449 में मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है, यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100, क्या है FEST100, तो यही कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। ये कोर्स आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, एग्जाम जो है अब बिल्कुल नजदीक आ गया है, 30 नवंबर को हमारा एग्जाम है। तो हमें क्या करना है, ऐसे नोट्स पढ़ने हैं जो हमारे होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो और शॉर्ट नोट्स हो और जो हमारी तैयारी को एक प्रकार से बूस्टर प्रदान करे। तो यदि आप ऐसे कोर्स की तलाश में हो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराएंगे जो भी आपके सिलेबस में है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, साइंस, मैथ, इसके अलावा पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। हिंदी माध्यम में क्लास रहेगी आपकी सारी, और सारे आपको वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिए जाएंगे और सारे हिंदी माध्यम में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, इससे आपकी सारी क्वेरी को भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप इसकी डेमो क्लास तो आप देख सकते हो कि डेमो क्लास कैसी है, इसके बाद आप परचेज भी कर सकते हो। चलिए, हमारी कोर्स की बात होगी, अब हम लोग देखेंगे हमारी क्लास पे पुनः आते हैं। हम लोग पहले क्लास देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे, पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या रहने वाला है। तो हमने पिछली क्लास 20 पे खत्म कर दी, 20 क्वेश्चन पे खत्म कर दी थी, और अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी एलपीजी, जो आपके एलपीजी सुधार हुए थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बाद भारतीय औद्योगिक संबंधों पर पड़े प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक बैठता है, ये आपको बताना है। यदि आपने क्लासें ली होंगी, मैराथन क्लास वगैरह ली है, या आप कहीं से पढ़ रहे हो, तो आप इसको इजीली समझ जाओगे, इसका आंसर भी दे दोगे। यदि आपने अभी तक ऐसे क्लास नहीं की है तो आप ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिलेबस कवर नहीं करेंगे, इससे भी हम लोग, यदि आप चाहो तो हम जैसे जैसे मैं आपको डिस्कशन वगैरह बताऊंगा उससे भी आप अपना काफी हद तक सिलेबस आपको कवर कर सकते हो। लेकिन यदि आपने क्लास ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं 1991 के एलपीजी रिफॉर्म की बात की जाए। ऑप्शन ए देखते हैं कि श्रम संघों को अधिक कानूनी अधिकार दिए गए, ठीक है, श्रम संघों को अधिक कानूनी अधिकार दिए गए ताकि वे प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। तो बिल्कुल बात ये आपकी गलत है, श्रम संघों के अधिकार कम कर दिए गए थे, ठीक है, कम कर दिए गए थे, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव के कारण प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता में वृद्धि। श्रमिकों की सहभागिता वृद्धि नहीं होती बल्कि क्या हुई थी, कमी हुई थी। क्या हुई थी आपकी, कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई है। तीसरा ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि नियोजक द्वारा कुशलता और दक्षता पर अधिक जोर दिया गया, जिससे प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता घट गई, श्रमिकों की सहभागिता घट गई। तो यही आपका हो जाएगा, श्रमिकों की सहभागिता क्या है, घटी थी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा हमारा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक विवाद के कारणों को आर्थिक और गैर आर्थिक, किसके कारण पूछा गया है, आर्थिक और गैर आर्थिक कारणों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गैर आर्थिक कारण है, आपको गैर आर्थिक कारण बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहला क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है कि
लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा देखो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में क्या होगा हमारा आर्थिक कारण हो जाएगा, पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया तो क्या होगा हमारा आर्थिक कारण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, महंगाई भत्ते का समायोजन। महंगाई भत्ता जो हमारा डीए होता है, इसमें समायोजन हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी आपका पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर्थिक कारण ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य के घंटों में वृद्धि और ओवर टाइम दरें। ओवर टाइम दरें, अगर कार्य में वृद्धि होगी, घंटों में वृद्धि होगी, ओवर टाइम होगा, तो उससे क्या होगा श्रमिकों को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो ये भी आपका आर्थिक कारक बन जाता है। ट्रेड यूनियन की मान्यता से संबंधित विवाद, तो ये आपका एक प्रकार से राजनीतिक कारक बन जाता है, तो यही आपका बन जाएगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा हमारा, आंसर बन जाएगा हमारा वो है आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसा कारक है ये हमारा गैर आर्थिक कारक है। कैसा कारक है, तो गैर आर्थिक कारक है ये हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर की बात की जा रही है, श्रम कल्याण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए कथन देख लेते हैं, कथन हमारा क्या कह रहा है। पहला कथन कहता है, न्यासधारी सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी की बात की जा रही है, मानता है कि कल्याणकारी सुविधाएं कर्मचारी की दक्षता में वृद्धि करती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। जो आपका ये कल्याणकारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, कल्याणकारी सुविधाओं की बात की जा रही है, ये कैसी बात करता है, तो ये आपकी जो है ये कौन से सिद्धांत की बात करता है, तो ये आपके न्यासधारी सिद्धांत की बात नहीं करता है, ये जो कल्याण सिद्धांत की बात है, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए बात करता है, न्यासधारी जो होता है यहाँ पे क्या होता है इसकी बात नहीं करता है, ठीक है। जो आपका ट्रस्टीशिप होता है वो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से, जो आपकी सौदेबाजी होती है, ठीक है, उस प्रकार से आपका काम करता है सामूहिक सौदेबाजी। अगला देखिए, बीमा सिद्धांत यह मानता है कि नियोक्ता कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च की गई राशि को भविष्य के लिए लाभ के रूप में सुरक्षित करता है, क्योंकि यह श्रमिकों के असंतोष को रोकता है। ये भी आप गलत हो जाएगा। जो आपका बीमा सिद्धांत होता है, जो बीमा होता है, वो किसके लिए बचा कर रखा जाता है, तो भविष्य में जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भविष्य की अनियमितताओं को देखते हुए कि भविष्य में यदि कर्मचारी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बीमा लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कि उसकी कल्याणकारी गतिविधियों में पैसा खर्च कर दिया गया, ठीक है। तो एक प्रकार ने हमारा ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बचता है, तीसरा कथन देख लेते हैं। संतोष का सिद्धांत यह मानता है कि कल्याणकारी कार्य श्रमिक संघों की बढ़ती शक्ति, उनकी मांगों को शांत करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। बिल्कुल यही आपका ठीक हो जाएगा। संतोष का सिद्धांत यही कहता है कि जो कल्याणकारी कार्य है वो श्रमिक संघों की अगर असंतोष बढ़े ना, उससे पहले हम लोग क्या करें, उनके एक मांग को शांत कर दें, उनके उद्देश्य कर दें, तो हमारा क्या बचेगा, केवल 3, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा, आंसर हमारा डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है औद्योगिक संबंध क्या है। औद्योगिक संबंध की बढ़ती हुई अवधारणा के संदर्भ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चरण औद्योगिक लोकतंत्र और बहुपक्षीय संबंधों के विकास का सबसे अच्छे से दर्शाता है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, औद्योगिक लोकतंत्र की बात की जा रही है और बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल संबंधों की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, इनके बीच बात की जा रही है। साथियों, जो आपकी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप सीधे सर्च कर सकते हो टेलीग्राम को, हमारे टेलीग्राम आप खोलते हो, एग्जाम में सर्च करिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टेज 1 प्रत्यक्ष संबंध। तो देखिए, जो आपका औद्योगिक लोकतंत्र की बात की गई है और बहुपक्षीय संबंधों की बात की गई है, तो जो आपका स्टेज 1 है, स्तर प्रथम है, वो प्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है। बिल्कुल बात ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध तो दर्शाता है, लेकिन किनके बीच ये संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है किसके बीच में, तो नियोक्ता और श्रमिक के बीच में। किसके बीच में, नियोक्ता व श्रमिक, ठीक है, नियोक्ता और श्रमिक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ हमने औद्योगिक लोकतंत्र और बहुपक्षीय संबंधों की बात की थी, लेकिन यहाँ पे नियोक्ता संबंध है और श्रमिक के संबंध के बारे में बात की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेज 2 की बात कर रहा है अप्रत्यक्ष संबंध। बिल्कुल बात सही है, ये आपका अप्रत्यक्ष संबंध तो दिखाता ही है।
अप्रत्यक्ष संबंध दिखाता है, लेकिन किन के बीच दिखाता है? तो ये दिखाता है आपका जो आपके ट्रेड यूनियन है। कौन है आपके? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन या हम लोग कह सकते हैं श्रमिक संघ। क्या आपके? श्रमिक संघ। जो आपके श्रमिक संघ हैं और किसके बीच? और दिखाता है आपके नियोक्ता के बीच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचता देखिए तीसरा देखते हैं, विभिन्न निकायों के साथ संबंध। स्टेज थर्ड, तो विभिन्न निकाय आपके यही हो जाएंगे, औद्योगिक लोकतंत्र और बहुपक्षीय। ठीक है, तो ये हमारा किस आंसर से होगा? हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत, किसके? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत पूछ रहा है हमसे कि स्थापित कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विवादों पर अनिवार्य अधिनिर्णय देना है, नियोजन की शर्तें से संबंधित बड़े मुद्दे पर सामूहिक सौदेबाजी करना, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सामान्य हितों के मामलों पर चर्चा करना। यही आपका हो जाएगा। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हमें क्या करना है? सुनिश्चित करना है। क्या करना है हमें? सौहार्दपूर्ण संबंध में सुनिश्चित करना है, जिससे क्या होगा? आपका जो औद्योगिक विवाद नियम है, ये आपका जो इसी जो कार्य समिति स्थापित की गई, इसका उद्देश्य था कि जो नियोक्ता है और कर्मचारी है के बीच क्या करना है? एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है, जिससे दोनों के बीच क्या हो? कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यदि विवाद उत्पन्न होता भी है तो उसका बड़ा रूप लेने से पहले उसका समाधान कर दिया जाए, विवाद का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? स्थायी आदेश अधिनियम 1946 या औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के में समाहित प्रावधानों के तहत किसी प्रतिष्ठान के लिए स्थायी आदेश को अपनाना कब अनिवार्य है? को अपनाना कब अनिवार्य है? तो इस प्रकार के प्रतिष्ठान जब उसमें कितना 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हो, तो इस प्रकार के स्थायी आदेश को स्वीकार करना अनिवार्य है। अब स्थायी आदेश आपके किस प्रकार के हो सकते हैं? तो स्थायी आदेश किस प्रकार से हो सकते हैं? तो ये आपके हो सकते हैं, जैसे जो श्रमिक हैं उनके लिए अनुशासन वगैरह तैयार करना है, उनके वेतन वगैरह देखना है, उनका एक न्यूनतम मजदूरी तय करना है। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके स्थायी आदेश के रूप में काम करते हैं। ठीक है, स्थायी आदेश के रूप में आपके ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 क्या है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को राजनीतिक कोष स्थापित करने के लिए अनुमति है, बशर्ते, यानी ये जो आप देखिए, जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनका कोष किस प्रकार से होता है? तो उनका जो कोष होता है वो किस प्रकार होता है? एक राजनीतिक कोष तो होता है। अब वो स्थापित करेंगे तो किस प्रकार से स्थापित करेंगे, उसके नियम पूछे गए आपसे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, पहला कथन देखेंगे, सॉरी, कथन कहता है यह ट्रेड कोष अधिनियम के सामान्य कोष से पूरी तरह अलग रखा जाता है। ठीक है, यह कोष ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष से, जो सामान्य कोष होता है, इससे पूरी तरह से अलग रखा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। जो आपका ये कोष होता है राजनीतिक कोष, ये सामान्य कोष से जो बिल्कुल अलग रखा जाता है। क्यों अलग रखा जाता है? इसमें जैसे राजनीतिक कोष हो गया तो इसमें जो वेलफेयर संबंधी काम हो जाते हैं, इसके अलावा जो चुनाव वगैरह होते हैं उसमें जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सब इसमें ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सामान्य खाते से बिल्कुल अलग रखा जाता है। आगे देखिए, राजनीतिक कोष में योगदान अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपको राजनीतिक कोष में योगदान तो करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका पैसा नहीं है, आप बाध्य नहीं हो राजनीतिक कोष में योगदान करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या कह रहा है? यह कोष का उपयोग मुख्य रूप से श्रम प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए सहायता, ठीक है, क्या है? चुनाव लड़ने के लिए सहायता के लिए किया जाता है। तो ये तो आपका ठीक हो जाएगा। तो एक और तीन, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो राजनीतिक जो कोष होता है वो आपके चुनाव लड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, चुनाव लड़ने में काम में आपका ये आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत बंदी और तालाबंदी, ठीक है, बंदी और तालाबंदी के बीच सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अंतर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अंतर क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, बंदी नियोजक की ओर, ठीक है, बंदी जो है नियोजक की ओर काम की जगह को स्थायी रूप से बंद कर देना, जबकि ताला अस्थायी रूप से काम को निलंबित कर देना ताकि श्रमिकों पर दबाव बनाया जा सके। तो ये तो कथन आपका मुझे ठीक ही लग रहा है। चलिए अगला कथन देख लेते हैं। फिर भी बंदी एक औद्योगिक विवाद अधिनियम है, जबकि ताला नहीं। दोनों ही आपके औद्योगिक विवाद हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तालाबंदी में मुआवजा देना अनिवार्य है, जबकि बंदी में नहीं। ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। देखिए जब बंदी होती है, यदि बंदी खुलती है तो ठीक है क्या, तो मुआवजा दे सकता है नियोक्ता। अगला देखिए, बंदी तभी वैध है जब सरकार की पूर्व अनुमति से हो, जबकि तालाबंदी में ऐसी कोई अनुमति आवश्यकता नहीं होती। तालाबंदी में अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि देखिए जो बंदी है इसमें पूर्व अनुमति जो है सरकार की पूर्व अनुमति से हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचता क्या हमारा, ए ऑप्शन बचता है। तो जो आपका बंदी होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो आपके नियोजक के द्वारा की जाती है। और ये किस प्रकार की बंदी होती है, तो ये आपकी एक प्रकार से स्थायी बंदी होती है। कैसी होती है, स्थायी बंदी होती है। और जो आपकी तालाबंदी होती है ये आपके श्रमिकों के द्वारा की जाती है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो ये आपकी जो बंदी होती है वो अस्थायी बंदी होती है। बंदी इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो नियोजक है, नियोक्ता है, उसके पास पैसा खत्म हो गया है, उसके पास संसाधन खत्म हो गए हैं, तो वो स्थायी रूप से अपनी कंपनी जब बंद कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे लोग, बंदी बोल देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बंदी बोलेंगे। और ये किस प्रकार की बंदी होगी, ये आपकी स्थायी रूप से बंदी होती है। पुनः बताना चाहूंगा आपको, यदि कोर्स आपको कम डेमो आप ले सकते हैं हमारे ऐप एग्जाम वेब पर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। मात्र 349 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा है, यदि कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हो FEST100। क्या है FEST100? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रम कल्याण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा बाह्य कल्याण सुविधा का एक उदाहरण है। बाह्य कल्याण सुविधा यानी जो श्रमिक श्रमिक हैं उनको जो हम लोग कह सकते हैं फैक्ट्री में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो तो दी जा रही है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर उसको कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो कौन सी उसमें किस में काउंट होंगी, तो वो आपकी काउंट होगी बाह्य कल्याण सुविधा में काउंट होगी। चलिए देखते हैं। कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सालय, देखिए कार्यस्थल पर ही बात की जा रही है तो ये आपका बाह्य तो होगा नहीं, ठीक है। कार्यस्थल के अंदर जलपान और कैंटीन सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ये आपका नहीं होगा क्योंकि कार्यस्थल के अंदर बात की जा रही है, ठीक है। ये सुविधाएं तो होनी चाहिए, ये अंतर जो आपकी यहाँ पे बाह्य की बात की जाए, अगर अंतर कल्याण सुविधाएं की बात की जाती है तो आपके दोनों काउंट हो जाते हैं, ठीक है। कर्मचारी आवास, बालवाड़ी, डे केयर केंद्र, यही आपका हो जाएगा कर्मचारियों के लिए आवास। आवास क्या होगा, वो तो कंपनी से बाहरी होगा, फर्म से बाहरी होगा। बालवाड़ी यानी जहाँ बच्चे खेलते हैं, डे केयर सेंटर वगैरह ये सब क्या होगा, ये आपके बाह्य कल्याण सुविधाओं में काउंट हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न स्तरों के संबंध में भारत में सामूहिक सौदेबाजी का कौन सा स्तर सबसे कम प्रचलित है, सबसे कम प्रचलित कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रतिष्ठान या प्लांट स्तर। तो सबसे ज्यादा प्रचलित तो आपका यही होता है, हमसे सबसे कम पूछा गया, सबसे ज्यादा तो आपका यही होता है, इसलिए आंसर कैसे हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये प्रचलित है सामूहिक सौदेबाजी में। अगला देखते हैं, उद्योग व्यापार स्तर, ये भी आपका प्रचलित है, ठीक है, ये भी आपका काफी ज्यादा प्रचलित है, इससे कम, ठीक है, लेकिन सबसे कम तो नहीं है। राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर ही आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय स्तर किस प्रकार से आंसर होगा, देखिए राष्ट्रीय स्तर किस प्रकार के होगा, जो आपके श्रमिक संघ होते हैं और जो नियोक्ता के संघ हैं, ये क्या करें, ये दोनों लोग मिलकर, ये दोनों क्या है, पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनाएं जो पूरे देश में हर नियोक्ता पे लागू हो, हर श्रमिक संघ पर लागू हो, हर नियोक्ता के संघ पर, हर नियोक्ताओं पर लागू हो। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी सौदेबाजी काफी ज्यादा कम है। और किस प्रकार से, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जो आपके नियोक्ता हैं और जो आपके श्रमिक संघ हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की में ट्रेड यूनियन की मान्यता, किसकी,
ट्रेड यूनियन की मान्यता के संबंध में क्या प्रावधान जोड़ा गया है, क्या प्रावधान जोड़ा गया है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ट्रेड यूनियन का मान्यता केवल 7% सदस्य संख्या के आधार पर मिलेगी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सदस्य है, ठीक है, कोई एक सदस्य है जिसको ट्रेड यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या पूरी कंपनी में ट्रेड यूनियन नहीं बनेगी जब वो मान्यता रखती है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप गलत हो गई। अगला देखिए, एक मान्यता प्राप्त यूनियन को सामूहिक सौदेबाजी का एकमात्र एजेंट, ठीक है, यानी कोई भी इसका बचौलिया नहीं, जो ट्रेड यूनियन एकमात्र सौदेबाजी का एजेंट होगा, ठीक है, ये माना जाएगा। बिल्कुल ये बात ठीक है, औद्योगिक संबंध संहिता थी, इसमें ये बात मानी गई थी, जो आपकी ट्रेड यूनियन की मान्यता दी गई थी। और कितना, तो ट्रेड यूनियन का कितना, ट्रेड यूनियन में यदि 75% जो है श्रमिक हैं, ठीक है, 75% श्रमिक हैं। ये 75% कौन से हैं? 75% ये आपके टोटल के, ठीक है, टोटल के यदि 75%, ठीक है, मान लीजिए 100 कर्मचारी हैं और 75% ये कर्मचारी उसमें शामिल होते हैं, तो जो आपका ट्रेड यूनियन होगा ये सामूहिक सौदेबाजी का एकमात्र एजेंट बन जाएगा। इसको बाहर से किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा देखिए क्या बात करते हैं, जो आपका ट्रेड यूनियन है इसमें यदि कितने सदस्य हो, 50% सदस्य होते हैं। कितने? 50%। 50% सदस्य होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तब ये सामूहिक सौदेबाजी कहलाता है। ठीक है, तब ये सामूहिक सौदेबाजी तो कर सकता है, लेकिन एक एजेंट के रूप में ये नहीं होगा। ठीक है, सौदेबाजी। चलिए, इसके अलावा देखिए, मान्यता के लिए 7 सदस्यों को होने की शर्त को हटा दिया गया। बिल्कुल बात गलत है, 7 सदस्य तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को मान्यता केवल सरकारी प्रतिष्ठानों में मिलेगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा आपका? ऑप्शन बी केवल आपका सही बचा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में श्रमिकों का मनोबल और उनका प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण किस श्रेणी में आता है? तो देखिए, यहाँ पे मनोबल की बात की जा रही है, यानी सब हम लोग कहेंगे तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक होगा, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी कारक आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मनोबल की बात की जा रही है। मनोबल कैसे बढ़ाओगे आप? तो आप उसको उत्साहित करोगे, उसका जो मनोवैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ाओगे, उसकी जो सोच को उसको बढ़ाओगे। और किस प्रकार से कर सकते हो? तो आप मनोवैज्ञानिक सोच के आधार पर कर सकते हो। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को समाहित नहीं किया गया? समाहित नहीं किया गया यानी जोड़ा नहीं गया है। देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, बिल्कुल जोड़ा गया है ये। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये भी आपका जोड़ा गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी आपका जोड़ा गया है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1946, ये आपका जोड़ा नहीं गया है। ये बिल्कुल ही अलग कानून है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपका अलग कानून है। ये आपका समाज सुरक्षा संहिता 2020 में नहीं जोड़ा गया है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हमारा हो जाएगा डी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय तल मजदूरी, ठीक है, राष्ट्रीय तल मजदूरी की बात की जा रही है, का क्या महत्व है? क्या क्या महत्व है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। यह एक अधिकतम मजदूरी है जो किसी भी राज्य में दी जाती है। तल मजदूरी की बात है, तल से आप समझो तल क्या होता है? तल तो सबसे नीचे होता है ना, बिल्कुल तलहटी, धरती। धरती इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे अधिकतम तो होगा नहीं, अधिकतम आप ऊपर तक जाओगे, आप आसमान की ओर जाओगे। ठीक है, लेकिन हम तल पे हैं, तल तो अधिकतम नहीं होगा ना, तो इस प्रकार से आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह एक न्यूनतम मजदूरी दर है जिससे किसी भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उसे कम नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ठीक है, क्योंकि जो आपका तल मजदूरी होती है उसमें क्या बताया जाता है, तो आपकी जो मजदूरी है, ठीक है, जो मजदूरी है वो कम से कम दी जाएगी। ठीक है, इससे कम आपको नहीं दी जा सकती है, जो आपकी तल मजदूरी कहलाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा रुकिए जरा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कामगार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसमें सुपरवाइजरी क्षमता में कार्यरत उस व्यक्ति को कामगार की परिभाषा से बाहर रखा गया है जिसकी वेतन निम्नलिखित में से किस मासिक सीमा से अधिक है? तो आपकी बात की जा रही है
सुपरवाइजरी क्षमता। ठीक है, इसके बारे में बात की तो आपका सही आंसर होगा 18,000। 18,000 से अधिक है तो वो सुपरवाइजरी से आपका क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत प्लेटफॉर्म वर्कर, प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म वर्कर है, कामगार हैं और गिग वर्कर हैं, इनके लिए कौन सी विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है, विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। इन्हें ईपीएफओ और ईएसआई योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। इन्हें नियमित कामगारों की तरह ही ग्रेजुटी और मातृत्व लाभ का अधिकार है। यह एक समाज सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है जिसका उपयोग उनकी समाज सुरक्षा योजनाओं के लिए किया जाएगा। बिल्कुल बात ठीक है, यही आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाए, एक उनके लिए एक अलग से सुरक्षा कोष की स्थापना की जा रही है जो क्या होगा, उनकी समाज सुरक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सही आंसर क्या हमारा सी का सही आंसर होगा। कौन सा, सी का सही आंसर हो जाएगा। 36 का कौन सही आंसर होगा, तो सी सही आंसर होगा। देखिए जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, आपका ये समाज सुरक्षा कोष की स्थापना करेगी जो आपके जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं और जो आपके गिग वर्कर, ये किस प्रकार से वर्कर होते हैं, ये आपके अनियमित वर्कर होते हैं, अस्थायी वर्कर होते हैं। तो अस्थायी वर्करों को भी एक सुरक्षा कोष प्रदान किया जाए जो आप उनके क्या है, भविष्य के लिए फायदेमंद हो। तो ठीक है, तो इस प्रकार से चीज का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के दौरान यदि नियोक्ता और ट्रेड यूनियन किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो औद्योगिक विभाग नियम 1947 के तहत किस समझौते को, इस समझौते को क्या कहा जाता है, इस समझौते को कहा जाता है सेटलमेंट कहा जाता है, सुलह समझौता कहा जाता है। यदि क्या है, बिना किसी विवाद के सामूहिक सौदेबाजी होती है और नियोक्ता और ट्रेड यूनियन किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाएगा, वो सुलह समझौता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुलह समझौता कहलाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने का कारण क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है पंजीकरण को रद्द करने का। ऑप्शन देखते हैं। यूनियन का राजनीतिक कोष स्थापित करने से इनकार कर देना, यूनियन का जानबूझकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना। बिल्कुल यही वाक्य हो जाएगा। यदि यूनियन है जानबूझकर जो अधिनियमों का उल्लंघन करती है तो उसका जो है, जो उसका पंजीकरण है वो क्या कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा उसका, 20 का सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत यदि किसी प्रतिष्ठान में हड़ताल या तालाबंदी होती है तो उसे अवैध कब माना जाएगा, उसे अवैध कब माना जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि वह सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में 14 दिन के नोटिस के बिना ही जाती है। बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, जो तो आपका ठीक होगा। यदि यह कर्म सार्वजनिक उपयोगिता है, सार्वजनिक उपयोगिता क्या होती है, जैसे आपका बिजली पानी, ठीक है, ये सब कैसी होती है, ये आपकी सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत आती है। और ऐसे क्या होता है, उनको 14 दिन से पहले ही नोटिस दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये तो आपकी बात ठीक है। यदि वह सुलह यदि वह सुलह कार्रवाई समाप्त होने के 60 दिन बाद भी जारी रखती है, ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा, तब ये अवैध आपका, ठीक है, ये भी आपका अलग हो जाएगा। यदि सुलह कार्रवाई के दौरान नोटिस दिए बिना शुरू की जाती है तो आपको ठीक हो, यही आपका हो जाएगा, ये अब तब आपका अवैध माना जाएगा। ठीक है, जब क्या है सुलह कार्रवाई चल रही हो और उसको बिना बताए आप यदि हड़ताल चालू करते हो, तालाबंदी चालू करते हो, तो ये जो आपकी हड़ताल या तालाबंदी मानी जाएगी, कैसी मानी जाएगी, वो आपकी अवैध मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपकी इस प्रकार से वैध होगी, ये भी आपकी वैध होगी और ये भी आपकी वैध हो जाएगी। ठीक है, सी भी आपकी वैध, डी भी आपकी वैध होगी। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन। भारत में श्रम कल्याण के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, प्रथम विश्व के बाद की अवधि के दौरान श्रम कल्याण को भावना, जो श्रम कल्याण की जो भावना है, इसको बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या था, श्रम कल्याण को बढ़ाने की प्राथमिक भावना का कारण क्या था, प्राथमिक कारण पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तब आपका क्या स्थापित किया गया था, तब आपका जो आपका क्या है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापित किया गया था। कब, 1919 में। कब, 1919 में स्थापित किया गया था। वर्साई की संधि के तहत ये स्थापित किया गया था। सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा, ए। आगे क्वेश्चन। औद्योगिक संबंध के एकात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, का सबसे बड़ा दोष क्या है, का सबसे बड़ा दोष क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह प्रबंधन को
प्रबंधन को संगठन का एकमात्र वैध नेता मानता है। यह संगठन में संघर्ष की संभावना को पूरी तरह से नकारता है। यह प्रबंधन और श्रमिकों को एक ही टीम में मानता है। यह केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। यह केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, यह संगठन में संघर्ष की संभावना को पूरी तरह से क्या करता है? नकार देता है। ठीक है, नकार देता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारी को प्रसव की अपेक्षित तिथि के ठीक पहले 12 महीनों में कम से कम कितने दिनों तक नियोक्ता के लिए काम करना अनिवार्य होगा? क्वेश्चन सीधे सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि एक महिला है, क्या है? एक महिला है और वो क्या कर रही है? काम कर रही है, कंपनी में काम करती है और वो गर्भवती हो रही है। अब उसको चाहिए मातृत्व लाभ चाहिए, तो उसे एक महिला को जिस कंपनी में काम कर रही है कितने दिन उसे काम करना चाहिए, न्यूनतम कितने दिन काम करना चाहिए, लास्ट के 12 मंथ जोड़ लिए जाए, ठीक है, तो उसे कितने दिन काम करना चाहिए ताकि उसको मातृत्व लाभ मिल सके? तो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 80 दिन। यदि लास्ट के 12 महीने में एक कंपनी में 12 महीने में यदि महिला 80 दिन भी काम किया है तो मातृत्व लाभ पाने की अधिकारी है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? 20 का सही आंसर होगा 80 दिन। और पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, मात्र 349 में कोर्स है आपके यूपीएससी ईपीओ के लिए एक नई उड़ान लेकर आया है। यदि आप अपनी तैयारी को एक बूस्टर प्रदान करना चाहते हो तो आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं अगला हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, औद्योगिक संबंध के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडस्ट्रियल रिलेशन का आर्थिक महत्व सबसे अच्छे से दर्शाता है? सबसे अच्छे से दर्शाता है, चलिए देखते हैं। ये कर्मचारी के मनोबल और अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। ये तो आपका मनोबल का हो गया, ठीक है। आर्थिक महत्व की बात कर रहा है हमसे। यह औद्योगिक विवाद को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है और औद्योगिक शांति सुनिश्चित करता है। ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे विवाद की बात आ गई है। यह उत्पादकता और दक्षता में सुधार करके अपव्यय को कम करता है, जो आपके वेस्टेज को कम करता है, यही आपका आर्थिक महत्व बन जाता है। यानी उत्पादकता बढ़ रही है, यानी क्या होगा हमारा? आर्थिक महत्व बन रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किसके? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद की परिभाषा के व्यापक बनाने में निम्नलिखित में से किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का लागू होना, ये तो आपका ठीक होगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है ना, तो हमें बात की गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात की गई है। अगला देखिए, बेंगोल जो आपका है बंगलोर टावर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, यही आपका होगा। ये जो निर्णय आया था इसमें क्या हुआ था, जो कर्मचारी सॉरी जो हम लोग कहेंगे जो कंपनियां थी, जो अधिनिर्णय थे, ठीक है, जो कंपनियां थी जो आपके औद्योगिक विवाद में नहीं आती थी वो भी आपकी आ गई थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? 20 का सही आंसर होगा, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी श्रम शक्ति के 50% से अधिक सदस्यों को वाली यूनियन को सौदेबाजी यूनियन, क्या है? सौदेबाजी यूनियन के रूप में मान्यता नहीं देता है तो उस प्रतिष्ठान पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्या कार्रवाई की जा सकती है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सरकार प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दे सकती है, यूनियन को अनिवार्य रूप से हड़ताल पर जाने का अधिकार मिल जाता है, यूनियन केंद्रीय ट्रेड यूनियन की मान्यता पर प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकती है, सरकार नियोक्ता को जेल भेज सकती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि जो क्या है, जो कंपनी है, जो ट्रेड यूनियन है, वो क्या है? केंद्रीय ट्रेड यूनियन की मान्यता पर प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकती है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? शिकायत कर सकती है, इसलिए ये आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में ग्रेजुटी के भुगतान के संबंध में अनिश्चित अवधि के कर्मचारी, क्या है? निश्चित अवधि के कर्मचारी के लिए कौन सा विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है? देखिए यहाँ पे बात की गई है आपके निश्चित की बात की गई है, यानी जो है कोई कर्मचारी आएगा और एक निश्चित अवधि तक काम करेगा, चाहे वह साल हो, 2 साल हो, 2 महीने हो, 1 महीने हो,
10 साल हो, ठीक है। कोई भी एक निश्चित कर्मचारी, जो एक कर्मचारी है वो एक निश्चित अवधि के लिए आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। उन्हें ग्रेजुटी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बिल्कुल पात्र तो माना जाएगा। उन्हें ग्रेजुटी केवल तभी मिलेगी जब उन्हें 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें ग्रेजुटी केवल तभी मिलेगी जब उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यदि निश्चित अवधि के लिए आया है तो क्या है, जो मान लीजिए 6 महीने के लिए है, तो 6 महीने में भी इसको ग्रेजुटी मिलेगी यदि इसके साथ कुछ होता है। 5 साल का टर्म यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। 5 साल वाला काम यहाँ पे नहीं करेगा। अगला देखते हैं। उन्हें ग्रेजुटी का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा, भले ही उन्हें 5 साल की सेवा पूरी ना की हो। बिल्कुल यही बात ठीक होगी आपकी, जो उन्हें क्या करेगा, अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा, ठीक है। 5 साल वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित अवधि के लिए बात की गई है, ठीक है। और वहां पे 5 साल, तो आपका मान लीजिए निश्चित अवधि में 4 साल होता है, तो क्या 4 साल वाला काम करेगा, 5 साल वाला तो उसको ग्रेजुटी नहीं मिलनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि वो निश्चित अवधि के लिए आया है तो उसे ग्रेजुटी मिलेगी मिलेगी। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में त्रिपक्षीयता क्या है, त्रिपक्षीयता का क्या अर्थ है। तो त्रिपक्षीयता का सीधा सीधा अर्थ होता है सरकार, नियोक्ता और कामगार। यानी क्या है, सरकार है, नियोक्ता है और कर्मचारी है। तो ये आंसर का हमारा सी इसका सही आंसर होगा। यानी आईएलओ में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों में सरकार, नियोक्ता और कामगार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन। नियोजक की स्वेच्छाधारिता क्या है, नियोजक की स्वेच्छाधारिता को औद्योगिक विवाद का एक गैर आर्थिक कारण माना जाता है। यह किस तरह के विवाद को जन्म देता है, तो ये किस प्रकार की विवाद को जन्म देता है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह सीधे सीधे वेतन और भत्ते को कम कर देता है। यह प्रबंधन को मनमानी ढंग से निर्णय लेने, कठोर अनुशासन थोपने और श्रमिकों को अपमानित करने की अनुमति देता है। यही आपका सही आंसर होगा, इस प्रकार के जन्म देता है। यदि जो आपका नियोजक है वो कैसा हो जाएगा, स्वेच्छाधारी हो जाएगा, अपने मन का काम करेगा, तो जो प्रबंधन होगा उसमें मनमानी ढंग से निर्णय लेगा, कठोर अनुशासन लगाएगा, तो श्रमिकों को अपमानित करने का उसे अनुमति ये देता है, यदि वह स्वेच्छाधारी से काम करता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे गैर आर्थिक कारण की बात की गई। यहाँ पे देखिए वेतन भत्ते आ गए, तो आपका तो यही हो जाएगा, पैसा हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक संबंध के सिद्धांत में किस सिद्धांत के अनुसार कल्याणकारी सुविधाएं कर्मचारी की दक्षता को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे अंततः नियोक्ता को अधिक लाभ होता है, नियोक्ता को अधिक लाभ होता है। तो सीधा सीधा वो आपका है कार्यात्मक सिद्धांत। क्या है आपका, फंक्शनल थ्योरी। यदि उसके लिए आप जो कर्मचारी है उसके लिए आप कल्याणकारी योजनाएं लाते हो, उसको खुश रखते हो, तो आपकी निश्चित ही आपको जो दक्षता होगी, जो आपकी इफिशियंसी होगी, उसमें बढ़ावा आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास का है। हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है, भले ही वह गैर सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में हो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम बेब। आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, जिस हड़ताल को 60 दिन का नोटिस दिए बिना शुरू किया गया, यही आपका हो जाएगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। जो हड़ताल होती है उसको 60 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ता है संबंधित अधिकारी को, कि हमें ये हमारी ये मांगे हैं, आप यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हो तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो 60 दिन जो होते हैं उसको काम टाइम होता है कि 60 दिन के अंदर वह उसकी मांगों को पूरा कर ले या जो मामले को सुलझा ले, ठीक है। और यदि आप बिना नोटिस दिए चले जाते हो तो क्या होगा, वह हड़ताल अवैध मान ली जाएगी। तो सही आंसर क्या हो हमारा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। और पुनः मैं बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में, एग्जाम वेब आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा हमारे ऐप को भी ईपीएफओ एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।